नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संविधान का राजनीतिक दर्शन। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। इस वीडियो से पहले हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में हमने जाना कि हमने धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से अपनाया है। हमने धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता के रूप में अपनाया है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सार्वभौमिक मताधिकार की। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक मताधिकार जो मत देने का अधिकार है वह सभी लोगों को दिया गया है। वयस्क मताधिकार किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। तो इसी को हम अपने राजनीतिक दर्शन में इसको हमने अपनाया और हमने चर्चा करी कि दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। विद्यार्थियों, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया। खासतौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है विद्यार्थियों, क्योंकि हमारी जो भारत की सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, रूढ़िवादिता है और ऊंच नीच का जो व्यवहार हमारे यहाँ सामाजिक परंपराओं में विद्यमान है, उसके बावजूद भी हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि पश्चिम के उन देशों में जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके यानी कि जो मजदूर थे और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया था। लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, संविधान का निर्माण हुआ, तभी से ही प्रारंभ से ही सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन हमने किया। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात्य तबके में जगह बना ली। मतलब एक बार को यदि हम बात करें तो इन सभी ने अभिजात तबके में अपनी जगह बना ली। अभिजात तबका वह होता है जो उच्च वर्ग का या संपन्न वर्ग का कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। लोकतांत्रिक स्वशासन मतलब लोकतंत्र में किसका शासन होगा? स्वयं का, यानी हमारा स्वयं का, जनता का शासन होगा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। तो भारतीय राष्ट्रवाद में हमेशा यह धारणा बनी रही, यह विचार हमेशा बना रहा कि राज व्यवस्था जो होगी वो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर ही आधारित होगी, यानी कि जनता का ही शासन होगा। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में एक है। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत प्रारंभ से ही बना हुआ है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान जब तैयार किया गया, जब पहला प्रयास किया गया 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत, इस पहले प्रयास में ही लेखक ने घोषणा कर दी थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मा व्यक्ति देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हकदार होगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि हमने जब भारत का संविधान बनाने का पहला प्रयास किया था 1895 में, तब से ही हमने प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने का फैसला तभी कर लिया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को, 24 नहीं, यहाँ 21 वर्ष के हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। अब 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिसने
किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की और जिसके पिता इस भू सीमा में जन्मे हो या बस गए हो। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया, जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। तो विद्यार्थियों, हमारे यहाँ भारत के संविधान में प्रारंभ से ही राष्ट्रवाद के अंतर्गत ही, प्रारंभ से ही, राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की धारणा हमारे जहन में पहले से ही थी और प्रारंभ में यह आयु 21 वर्ष थी। अब इसको घटा करके 1988 को 1988 के 65वें संविधान संशोधन में इसकी आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या समझ में आया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हमें यह समझ में आया कि वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और वह पूरे सम्मान के साथ मत देने में या मतदान के त्योहार में अपनी भूमिका दर्ज कर सकता है। देखिए, सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी, सबका कल्याण करेगी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11 पृष्ठ 835, 23 नवंबर 1949 को। अब बात करते हैं विद्यार्थियों संघवाद की। संघवाद क्या है? संघवाद से अभिप्राय है एक ऐसी विचारधारा जिसमें केंद्र और राज्यों को मिलाकर के या राज्यों के संघ से संघवाद तैयार होता है, जिसमें कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हो, जिसमें शक्तियों का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर हो, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी। तो इस प्रकार से संघवाद के अंतर्गत भारत में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों के आधार पर संघवाद को अपनाया गया है। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने की है कि भारत का जो संघवाद है वह अमेरिका के संघवाद से बिल्कुल पृथक है। अमेरिका का संघवाद पूर्ण संघवाद है और भारत का संघवाद पूर्ण संघवाद ना होकर के केंद्रीकृत संघवाद है, यह जिसको हम कहें कि एकात्मक संघवाद है, एकीकृत संघवाद है। और दूसरी बात हम यह भी कहते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो यूनियन शब्द को लिए हुए है, जबकि अमेरिका का जो संघवाद है वो फेडरलिज्म शब्द को लिए हुए है। तो भारत का संघवाद असमतोल संघवाद को परिभाषित करता है, जबकि अमेरिका का संघवाद जो है समतोल संघवाद को संबोधित करता है। असमतोल संघवाद का मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल बराबर की स्थिति नहीं है, केंद्र को अधिक मजबूती प्रदान की गई है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। जबकि हम यदि अमेरिका के संघवाद की बात करें तो अमेरिका का संघवाद केंद्र और राज्य दोनों को ही मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र का भी अपना एक अलग संविधान है और विभिन्न राज्यों का भी अपना अपना एक अलग संविधान है। और दूसरी बात, वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। विद्यार्थियों इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। जिस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के आधार पर पृथक स्वायत्तता प्रदान की गई है, इसी प्रकार से पूर्वोत्तर में नागालैंड को हमने पृथक स्वायत्तता 371 के अंतर्गत दी है। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने ये देखा भी और संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात भी हमने मानी थी। संविधान का झुकाव विद्यार्थियों केंद्र सरकार को मजबूती की तरफ ले जाना है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकारों में महत्वपूर्ण अंतर है। भारतीय संघवाद में
केंद्र अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसके बावजूद जो इकाइयां हैं यानी राज्य जो है वो भी विभिन्न राज्यों में की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकारों में अंतर भी देखने को मिलता है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है यानी समान है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से समतोल न होकर के असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एक मात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों की मान्यता प्रदान करता है, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। तो इस प्रकार से नागालैंड ने क्या किया, अप्रवासियों पर भी रोक लगाई और अपनी स्थानीय पहचान को भी बनाए रखने का प्रयास किया। इसके बाद बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ भी मिला और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषी संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता हासिल करी है। तो इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत का संघवाद जो है वो यूनियन शब्द को लिए हुए है, अर्थात एकता की को परिभाषित करता है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट दी गई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो भारत है वह कैसा राजनीतिक मैदान है जिसमें बहुत सारे बहुविधि अस्मिताओं या बहुत सारी पहचानों के साथ लोग यहाँ रहते हैं और सबको अपने अपनी दावेदारी की छूट यानी कि स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं हम विद्यार्थियों राष्ट्रीय पहचान की। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है और इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे। ऊपर की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, विभिन्न संप्रदाय यहाँ पे है, तो इनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस से स्पष्ट हो जाता है। संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात को नकार दिया गया है और पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यही था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा हो जाएगा, उन्माद पैदा हो जाएगा, संघर्ष पैदा हो जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा को खतरा भी हो सकता है। इसलिए इसको नकारने का कारण यही था कि इससे राष्ट्रीय जीवन की जो सहजता है, जो सहूलियत है, उसमें बाधा पहुंचेगी। इसलिए हमने पृथक निर्वाचक मंडल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए कार्टून में क्या बताया गया है। मैं सचमुच चकित हूँ। कौन कहता है कि हमारा संविधान सिर्फ नकल है। हर बाहरी अंश पर हमने एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। हर एक बाहरी अंश को हमने अपनी आधार पर एक विशिष्टता प्रदान करते हुए उसे अपनाया है और अपने ही आधार पर उसे अपनाने का प्रयास किया है। दूसरे देशों के आधार या दूसरे देशों के बिंदुओं पर हमने इसे नहीं अपनाया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों भारत संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है, इनके विभिन्न बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रियागत उपलब्धि पर। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। पहला, अव्वल तो यह है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान सभा में सभी समूहों की और सभी के हितों की नुमाइंदगी यानी सभी की बात जो है नहीं रखी गई है। लेकिन इस सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। यह खुलापन इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तोलकर परखने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सभी समूहों के हितों को नहीं साधा गया है, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने पूरी कोशिश यह करी है कि खुलापन आए इसके अंतर्गत और सभी के हित यहाँ पे साधे जाएं। लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो हम उसे संविधान संशोधन के माध्यम से उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। यहाँ देखिए सरदार पटेल, लेकिन आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है, सरदार पटेल। संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8 पृष्ठ 272 25 मई 1949 को। दूसरी बात क्या आई इसमें उपलब्धियों की कि इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। मतलब हमने कितनी सुलह करें, कितनी समझौते के आधार पर हमने कार्य किया है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो जाए और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं विद्यार्थियों कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इन सभी राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया, ये उपलब्धियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों आलोचना की। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं, इनमें से 3 पर हम यहाँ संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यह संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरी, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो पाई है, मतलब सभी जो है सभी के हित नहीं साधे गए हैं। ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो बिल्कुल टाइट और बिल्कुल कठोर हो। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है। जब संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है, सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की भी पूरी संभावना होती है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज में बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों की संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। क्या आपको याद है विद्यार्थियों कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी है? यह जरूरी बात यह है कि नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क
करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं, दूसरे को राय कह सकते हैं। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनके जुबान और आवाज से होनी चाहिए। उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौमिक मताधिकार से। बहरहाल, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई थी, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें क्या बातें पढ़ी? सबसे पहले कि संविधान अस्त व्यस्त है, ढीला ढाला है और इसमें हर तबके की नुमाइंदगी नहीं हो पाई। तो विद्यार्थियों, ये संविधान जो है हमारा ढीला ढाला या अस्त व्यस्त हम इसलिए नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे सभी के वक्तव्यों को, ब्यौरों को, कायदों को दस्तावेजों में समेटा गया। और यहाँ तक कि बहुत से संविधानों में, बहुत से देशों के संविधानों में, जैसा कि लोक सेवा आयोग के बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हमारे संविधान ने, भारत के संविधान ने इन सभी को इसके अंतर्गत समेटा है, यानी कि सभी को समाहित किया है। और नुमाइंदगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भले ही हर प्रकार के लोगों की नुमाइंदगी नहीं हुई हो, लेकिन नुमाइंदगी के अंतर्गत हम जिसमें आवाज और राय दोनों की बात करते हैं तो राय हर एक तबके के लिए रखी गई और यहाँ पे बहुत सी बहसें हुई, बहुत से विवाद भी हुए, बहुत से संवाद भी हुए। इन सबको हमने संजो करके रखने का प्रयास किया है कि सभी चीजें जो है हमारे संविधान में स्थापित की जाए और सभी तबके के सरोकारों और सभी के हितों पर आधारित कदम उठाए जाएं। आगे बात आती है, क्या ये संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की यह इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है। मतलब हमने उनको पीछे नहीं छोड़ा है, उनको भी आगे ला करके खड़ा किया है। एक अंतिम आलोचना यह भी है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध में इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत सी सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार की सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह भी आलोचना निराधार साबित होती है विद्यार्थियों, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर कार्टून में देखा था कि हमने विदेशों से बहुत कुछ लिया तो सही, लेकिन हमने उसको विदेशों से लेकर के हमने उसको अपने ही सांस्कृतिक भावबोध के अंतर्गत उसको समाहित किया है, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यपरक गति के अंतर्गत ही उसे समाहित किया है, उसे परे नहीं रखा है। तो सांस्कृतिक मूल्यपरक गति जो है हमारे अनुकूल ही है, विपरीत बिल्कुल भी नहीं है। यह आरोप कितना सच है? यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता है विद्यार्थियों। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया बल्कि उसे आत्मसात भी किया। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मनोहर राय ने से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी कि उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानून का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपनी जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया।
दूसरी बात आती है, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति यानी कि संकीर्ण संस्कृति उत्पन्न हुई, और ये संकीर्ण संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देशी परंपरा में ढूंढा जा सकता है। पश्चिमी आधुनिकता और देशी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के खास रूप में बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। ये संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। तो विद्यार्थियों, यह आरोप भी बिल्कुल निराधार है, जिसमें बताया गया कि हमने विदेशों से लिया है, विदेशी संस्कृति को हमने अपनाया है। लेकिन यदि हम बात करें कि हमने विदेशी संस्कृति या पश्चिमीकरण को अपनाया है, तो हमने उनकी बुराइयों का विरोध किया है, हमने उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया है, और उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हुए हमने अपनी पुरानी परंपरागत भारतीयता को, जो कि रूढ़िवादिता का परिचायक है, उनको छोड़ते हुए हमने पश्चिम मूल्यों के साथ उसके भाव को मिला करके हमने अपने अनुकूल परिणाम बना लिया है। और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जिस संवैधानिक जो प्रावधान हमने विदेशों से लिए हैं वे बिल्कुल भी नकल नहीं है। देखिए, हम वीणा या विस्तार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। कि हनुमंथया संविधान सभा के वाद विवाद, खंड 11, पृष्ठ 616, 617, 17 नवंबर 1949। सीमाएं। इस बात का यह मतलब नहीं विद्यार्थियों कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिपूर्ण दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रहे, ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं भी हैं। अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा केंद्रीकृत है। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। और तीसरी बात इसमें यह बताई गई है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निष्ठ तत्वों के खंड में डाल दिया गया। मतलब 3 बातें इसके अंतर्गत आई। पहली बात तो राष्ट्रीय एकता को केंद्रीकृत कर दिया गया। दूसरी बात इसमें आई कि परिवार से जुड़े मुद्दों को इसमें नहीं उठाया गया। तीसरी बात यह आई कि इसमें गरीब और विकासशील देश के कुछ बुनियादी जो सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का हिस्सा न बना करके उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जोड़ दिया गया। इसी के साथ ही संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमा इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानूनी प्रावधान और सांस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिस सांस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया उसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि है। इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है और यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार भी किया और उसे विधिक सांस्थानिक रूप प्रदान भी किया। इससे संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई और बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है। क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? बिल्कुल। इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ ही एक विनम्र दावेदारी भी है और इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने ही प्रदान किया। इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ और इस तरह जनता स्वयं अपनी नियति की नियंता है
और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। विद्यार्थियों, हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा है कि अदालत और सरकार के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमति है। केंद्र प्रादेशिक सरकारों के बीच मत वैभन्य है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कि हमारी राजनीति में बहुत सी समस्याएं और कमियां भी हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछें तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई है और इस संविधान को बने हुए अब 70 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है वो हमारे लिए किस प्रकार से अब जीवंतता प्रदान किए हुए है। इस कार्टून को देखिए, कोई भी दस्तावेज पूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी आदर्श पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई आदर्श अपनाए नहीं, भविष्य का कोई सपना पाले ही नहीं? क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कि ऐसा नहीं है कि कोई दस्तावेज जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ खामियां उसमें जरूर रह जाती हैं, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से हम उसको पूरा करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें आदर्श और सपने, इन सबको हमें संजो कर रखे रखना होगा, तभी हम एक अपने संविधान को एक आकार दे सकते हैं, उसको व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं। और इसी आधार पर ही हमारा संविधान जो है इतने वर्षों से चला आ रहा है और समय के अनुसार हम उसमें अनुच्छेदों में अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान में संशोधन के माध्यम से हम अपनी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्नावली के अंतर्गत, अभ्यास प्रश्न है, इनको आप अपनी पुस्तक में करने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे इसमें बताया गया कि नीचे कुछ कानून दिए गए हैं, क्या इनका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ, तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है? कारण बताइए। पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। बिल्कुल। अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न दिए गए विद्यार्थियों, इनको हल करने का प्रयास कीजिएगा और किसी प्रकार का भी अगर डाउट आता है आपके सामने तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ संविधान का राजनीतिक दर्शन आपको भली भांति समझ आया होगा और आप इसको बार बार सुनिए इन वीडियोस को और समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पुस्तक के विभिन्न अध्यायों को लेकर के, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न अध्यायों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।